हमारा पहला पॉइंट है अवधारणा को समझना। झूठा वादा बनाम वादा खिलाफी। शादी का झूठा वादा करना और वादा करने के समय इरादे के आधार पर वादा तोड़ने के बीच अंतर किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न फैसले में इस अंतर को स्पष्ट किया है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है झूठा वादा। यह जानते हुए और इस इरादे से दिया गया कि वादा बाद में पीड़िता को धोखा देकर यौन संबंध बनाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यह सब जानते हुए एकदम मकसद समझ रहे हैं आप, एकदम टारगेट बना के, पॉइंट बना के कि हमें सिर्फ अपने माइंडसेट लेकर चलते हुए कि हमें इसके साथ यौन संबंध बनाना है, इस तरीके से वादा करके पीड़िता को धोखा यौन संबंध बनाना झूठा वादे से संबंधित हो जाएगा। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है वादा खिलाफी। इसमें सद्भावनापूर्वक किया गया वादा, मतलब प्रेम भाव से, लेकिन बाद में अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे पारिवारिक विरोध, वित्तीय अस्थिरता या व्यक्तिगत कारणों से पूरा नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो अगर आप प्रेम संबंध में हैं और काफ़ी उसको अपने जाल में फंसा चुके हैं, प्रेम जाल में, ठीक, और अंत में वह आपको धोखा दे देता है, लास्ट में एकदम स्टेज में आके कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, अचानक मुकर जा रहा है, तो उसी को वादा खिलाफी बोला जाता है। तो इसमें कुछ प्रमुख कानूनी प्रावधान हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। जैसे कि भारतीय दंड संहिता IPC 1860, हम दोनों पे बात करेंगे, BNS पे भी और उस पर भी। तो इसमें स्पष्ट रूप से IPC स्पष्ट रूप से झूठे वादे को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारा पॉइंट आया है BNS। लेकिन धारा 375 जो इसमें दिया हुआ है IPC में, बलात्कार धारा और धारा 90 तथ्य की गलत धारणा के कारण अवैध सहमति के ऐसे मामले से निपटता है। ये हमारा IPC में सिस्टम दिया हुआ है। अब जो नया कानून आया है उसके अंतर्गत है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 69, जिसमें है कपटपूर्वक तरीके से यौन संबंध बनाने के विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत करती है, जिसमें शादी के झूठे वादे शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि अगर IPC के अंदर अगर बात करेंगे तो इसके अंदर धारा 375 बलात्कार और धारा 90 में जो है वह गलत अवधारणा, मतलब गलत मकसद से शारीरिक संबंध बनाना। अगर पुराना मामला है, मैटर है, तो वह धारा 375 और धारा 90 के अंतर्गत मामला चल रहा होगा पुराने वालों का। अगर जब 2023 BNS 2023 जब से लागू हुआ है, उसके बाद से अगर जो भी मैटर होते हैं वो धारा 69 के तहत सॉल्व होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत जो भी मैटर होंगे, जो पुराना है वो धारा 375 और धारा 90 के अंतर्गत, अगर न्यू है तो BNS 69 के तहत सॉल्व होंगे, उसको हल किया जाएगा। तो शादी के झूठे वादे को साबित करने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों पर हम बात करेंगे। अब BNS की धारा 69 या IPC की धारा 375 और 90 के तहत मामला स्थापित करने के लिए शिकायतकर्ता को कुछ मेन पॉइंट हम बात करेंगे, साबित करना होगा। कुछ निम्नलिखित बातें हैं जो उनको साबित करना होगा। पहला है विवाह के वादे का अस्तित्व, जिसमें है शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि यौन संबंध बनाने से पहले आरोपी ने स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से शादी करने का वादा किया था या वादा हो सकता है। तो अगर पीड़ित महिला है या पीड़ित लड़की है तो उसको यह साबित करना होगा कि जो पुरुष है, मेल पर्सन है, उसने शादी का वादा किया था, न कि झूठा वादा। उसने शादी का वादा किया था, यह आपको प्रॉमिस का मतलब प्रूव करना है कोर्ट के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि कोर्ट जो है वह सबूत पे चलता है, न कि बातों से। तो आपको यह ऐसी कुछ न कुछ मौखिक तरीके से या फिर कोई एविडेंस आपके पास हो जिससे कि यह साबित हो सके कि उसने आपसे वादा किया था, तभी आप इस मामले में चैलेंज कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है मौखिक का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर या गवाहों के सामने दिए गए बयान। दूसरा है लिखित पाठ संदेश, मतलब जैसे मैसेज हो गया, ईमेल के माध्यम से, पत्र, सोशल मीडिया वार्तालाप, जिसमें विवाह की निश्चित योजना पर चर्चा की गई थी। जैसे कि सोशल मीडिया हमारा हो गया, ठीक, ईमेल हो गया, पाठ संदेश हो गया। पाठ मतलब मैसेज, ऐसे व्हाट्सएप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब ऐसा कोई जो कि कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आता हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में AI का ज़माना है, इंटेलिजेंस वाला ये सब। तो क्योंकि फेक चैट, स्क्रीनशॉट, ये सब आजकल आम बात हो गई, तो
भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस के अंतर्गत आने वाले ऐसे सबूतों को जो कि लीगली मान्यता हो, आप उन्हीं तरीके से उसको चैलेंज कर सकते हैं, उन्हीं तरीके से आपको वहाँ पे सबूत एविडेंस पेश करना होगा, न कि ऐसा जो कि कानून मानता ही नहीं है तो आपको सबूत को इग्नोर कर दिया जाएगा, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आचरण पर आधारित, जैसे सगाई समारोह, परिवार के सदस्यों से मिलना, उठाया गया कदम जो भी विवाह करने वाला हो, तो इस तरीके से आप उसको उसके विवाह के वादे के अस्तित्व को आप चैलेंज कर सकते हैं कि उसने आपके साथ इस तरीके से वादा किया था और वह मुकर गया, जो कि उनके इरादे को दर्शाता हो, या तो आपको साबित करना के लिखित तरीके से, या फिर मौखिक तरीके से, या फिर उसके आचरण के तरीके से। ये तीनों तरीके से आपको आपको दिखाना होगा, दर्शाना होगा। वादा धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि वादा करने समय आरोपी का शिकायतकार से शादी का कोई इरादा नहीं था। शादी के झूठे वादे को साबित करने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है अदालतें आमतौर पर इस पर गौर करती हैं। अगर आप शादी के झूठे वादे को अगर मामले को मैटर को ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे एविडेंस के साथ आपको वहाँ पे साक्ष्य देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, अन्यथा आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा क्योंकि ये एक ऐसा है कि कभी भी इसमें ऐसे केस आ सकते हैं कि जिसमें झूठे वादे न होते हुए भी गलत तरीके से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है भविष्य में। अगर कोई लड़का या लड़की प्रेम संबंध नहीं है, जैसे कि इसमें प्रमोशन से संबंधित है कि नौकरी में अगर कोई महिला के साथ प्रमोशन के लालच में उसके साथ यौन संबंध बना ले, अगर नहीं भी बनाता है तो लेडी जो है फीमेल पर्सन यहाँ पे प्रूव करने के लिए कोशिश करे कि इन्होंने हमसे प्रमोशन के नाम पे हमारे साथ शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया, तो भी 69 लग जाएगा। तो अब इसमें ये बात है, मैटर है कि महिला को चैलेंज करना पड़ेगा कि हाँ उसने प्रमोशन के नाम पे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया या फिर कोशिश किया, तो इस तरीके से मैटर आते हैं। इसलिए इस केस को, इस धारा को, जो भी मैटर आते हैं केस के अंतर्गत, काफ़ी ध्यान से और गौर से उसको देखा जाता है, उसको मामले को सॉल्व किया जाए। इसलिए अगर इस तरीके से कोई प्रक्रिया होती है तो उसको बिना एविडेंस के नहीं देखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, आपको बराबर प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभियुक्त के पूर्व संबंध। यदि अभियुक्त पहले से विवाहित है, जिससे कि पहले से शादीशुदा है या किसी से प्रतिबद्ध रिश्ते में है, तो यह धोखाधड़ी के इरादे का संकेत होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई मेल पर्सन है अपना, जैसे कि पहले से शादीशुदा है, ठीक, या फिर वह किसी और के साथ पहले से इंगेज है, उसके बाद किसी और फीमेल पर्सन से, महिला से वह शारीरिक संबंध बनाता है शादी के झूठे के वादे के नाम पर या फिर कोई अन्य वादा करके, तो यह अपराध माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा धारा 69 का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यवहार का स्वरूप। क्या अभियुक्त ने पहले भी अन्य महिलाओं के साथ इस प्रकार कपटपूर्ण कृत्यों को किया है? विवाह से अचानक अनुचित तरीके से पीछे हटना। यदि अभियुक्त बिना किसी वैध कारण के अचानक सगाई तोड़ देता है तो वह भी इस तरीके से धोखे का अनुमान लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भविष्य में वह क्या महिलाओं के साथ इस प्रकार कपटपूर्ण कार्य किया है। तीसरा हमारा पॉइंट इसमें, अभियुक्त बिना किसी कारण को सगाई को तोड़ देता है। अगर ये तीनों पॉइंट हो रहे हैं तो वह धारा 69 का ऑफेंस माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। वादे के आधार पर यौन संबंध प्राप्त किया गया। यह दिखाया जाना चाहिए कि यदि आरोपी ने विवाह का वादा न किया होता तो शिकायतकर्ता यौन संबंध के लिए सहमति नहीं देती। वहाँ आपको प्रूव करना होगा कि अगर मेल पर्सन ने ऐसा वादा न किया होता तो फीमेल पर्सन के साथ शारीरिक संबंध न बनाती। अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, प्रूव नहीं कर पाते, तो यह ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो बाइज्जत बरी होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और जो कि BNS 69 के अंतर्गत आती हैं तो आपको ये चीज़ें साबित करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकायतकर्ता की सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियाँ। यदि पीड़िता रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आती है जहाँ विवाह पूर्व यौन संबंध अस्वीकार है तो विवाह के वादों पर निर्भरता अधिक स्पष्ट हो जाती है। जैसे कोई समाज हो गया, ठीक, कोई धर्म हो गया, क्योंकि जैसे कि हमारे देश में हर प्रकार के धर्म के लोग, जात के लोग और अलग अलग संस्कृतियां हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो हर जगह की अलग अलग मान्यता है। कहीं पर लिव इन को ओपनली माइंडेड कहा जाता है, कहीं पे लिव इन को अवैध माना जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने
या फिर संविधान के अंदर के सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो उसको वो अलग की बातें हैं। हम यहाँ पे पारिवारिक और सामाजिक बात करते हैं। सामाजिक स्तर पे कहीं पर इसको अवैध माना जाता है। तो अगर इस तरीके से कोई फीमेल पर्सन है जहाँ पर शादी से पूर्व यौन संबंध को इलीगल या अवैध माना जाता है, अगर वहाँ पर किसी महिला के साथ झूठे वादे के आधार पर शारीरिक संबंध बनाया जाता है मेल पर्सन द्वारा, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी गंभीर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों पर जो है कोर्ट ज़्यादा ध्यान देता है। तो अन्य परिस्थितियों में सहमति का अभाव, यदि इसमें ज़बरदस्ती, बल या कोई धोखे वादे को मजबूत करता है, अगर ज़बरदस्ती या फोर्सफुली संबंध बनाया गया है तो भी यह ऑफेंस माना जाएगा। बिना किसी उचित सलाह के विवाह से पीछे हटना, ठीक है। अगर कोई सलाह है, बिना कोई कारण के, कोई वजह नहीं है, आप अच्छे रिश्ते में चल रहे हैं, अचानक अपने शादी से मुकर जाएं या फिर हट जाएं, तो वो भी ये ऑफेंस माना जाएगा। सिर्फ सगाई तोड़ देना अपराध नहीं माना जाता। शिकायतकर्ता को साबित करना होगा कि आरोपी ने बिना किसी वैध शादी के कारण शादी से हाथ खींच लिए। अगर आरोपी यह बताता है कि पारिवारिक विरोध, जिसमें अंतरजातीय धार्मिक मतभेद हो सकते हैं, वित्तीय कठिनाइयाँ मतलब पैसे संबंध, आर्थिक स्थिति, आपसी असंगति, तब इसे वादा खिलाफी माना जाएगा, झूठा वादा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है मेन है ये चीज़ें, कि अगर पारिवारिक विरोध हो रहा है, जैसे कि जाति संबंध हो गया, कोई अदर कास्ट का हो गया या फिर अदर रिलीजन का हो गया, जैसे कि वित्तीय कठिनाइयाँ, फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, आपसी असंगति, इसे वादा खिलाफी माना जाएगा, झूठा वादा नहीं। तो शादी के झूठे वादे को साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है। सबूत पेश करने का भार शिकायतकर्ता पर होता है। सिंपल सी बात है कि अगर जिसने मामले को कोर्ट में पहुंचाया है, फिर पीड़ित महिला जैसे फीमेल पर्सन हो गई, अगर उसने शिकायत किया है तो उसको ये साबित करना होगा कि इस तरीके से उसके साथ कृत्य हुआ है, उसके साथ शादी के झूठे वादे के नाम पे उसके साथ शादी का वादा करके जो है यौन संबंध बनाया गया है। तो यह शिकायतकर्ता को, पीड़ित महिला को साबित करना होगा, और साथ साथ फीमेल पर्सन को भी ये साबित करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि बिना एविडेंस के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोर्ट जो है एविडेंस पे चलती है, बातों पर नहीं। इसके अंतर्गत पर्याप्त सबूत की आवश्यकता है तो होती है कुछ, जो कि कुछ इस तरह शामिल है, जिसमें है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, जैसे कि टेक्स्ट संदेश, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, जिसमें विवाह करने का वादा दर्शाया गया है, प्रतिबद्धता साबित करने वाली फोटोग्राफ, वीडियो या सगाई के निमंत्रण, इन सब चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो पेश करने में कोर्ट में आसानी होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो अगर है तो उसमें कोई भी एडिटिंग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और चैट वोट है तो किसी प्रकार का एआई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ईमेल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ईमेल के माध्यम से अगर आप कोर्ट में पेश करते हैं तो वह जो है मेल पर्सन इनकार नहीं कर सकता, मुकर नहीं कर सकता। यदि आप महिला हैं और किसी फीमेल पर किसी पुरुष के साथ महिला हैं, आप किसी पुरुष के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो अपने प्रेमी को हमेशा ये बोलें कि वो आपको ईमेल पर मैसेज करे, ठीक। जो उसने शादी का वादा किया है या वादा करने का बोला है कि हम आपके साथ शादी करेंगे, तो उसको आप बोल दीजिए कि यही चीज़ें आप लिख कर ईमेल कर दो। अगर वो लिख कर ईमेल कर देता है शादी के नाम पे कि मैं आपसे शादी करूँगा, तो आप उसको सेव करके रख लीजिए, भविष्य में आपके काम आएगा सबूत के तौर पर। अगर मेल पर्सन जो है शादी के नाम पर वो आपसे मुकर जाता है, तो आप इस ईमेल के माध्यम से उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। ईमेल जो ऑफिशियली एविडेंस माना जाता है, वह यह नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया, किसी और ने मेरे फ़ोन से कर दिया, वह यह नहीं बोल सकता। ये एविडेंस हो गया। जिसकी व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, तो इन सब में क्या है, कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो सकती हैं कि मैंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया, या फिर यह एआई के ज़रिए हुआ है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर ईमेल है तो वहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको ऑफिशियली माना जाता है, एविडेंस माना जाएगा। तो आप अगर प्रेम संबंध है तो आपको अपने प्रेमी को बोलिए कि वह ईमेल पर लिख कर उसको मैसेज करे, ताकि वो आप सबूत के तौर पर उसको इस्तेमाल कर पाए भविष्य में, अगर वह शादी के झूठे वादे के नाम पर वो मुकर जाता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं अपना बैंक से लेन देन, उपहार या धन आदान प्रदान जो विवाह से आश्वासन को संकेत देता हो, गवाहों की गवाही, पारिवारिक सदस्य, मित्र या सहकर्मी जिन्होंने विवाह की चर्चा देखी है, वे व्यक्ति जो विवाह से पूर्व तैयारी सगाई में शामिल थे, तो ये सब चीज़ें जो है आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट। यदि शिकायतकर्ता को धोखे के कारण मानसिक आघात पहुँचा है, ठीक है, मान लीजिए कि मेंटली अगर टॉर्चर हुआ है, अगर फीमेल पर्सन है शिकायत करता है, आप शादी के झूठे वादे करना, मान लीजिए कि वो अगर प्रेग्नेंट हो गई है, अब आप जो है शादी नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिला का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का भावनात्मक संकट की पुष्टि कर सकता है। झूठे वादों के कारण गर्भावस्था समस्या, जैसे कि हमने बताया, जबरन गर्भपात कराने की साबित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट मामले को मजबूत कर सकती है। जिससे कि अगर उसके मानसिक टॉर्चर की बात आ गई, ठीक है, मेंटली, तो अगर वो फीमेल पर्सन जो है प्रेग्नेंट हो गई है, तो प्रेग्नेंट होने पर जो जांच होती है, तो उस तरीके की जो रिपोर्ट होती है वो भी आप बहुत ही काम की हो सकता है आपके साथ। जैसे कि अगर वो आपको कोई किसी हॉस्पिटल में ले गया है, तो हॉस्पिटल में ले जाने के दौरान कुछ वीडियो होगी, CCTV रिकॉर्ड होंगे, तो उस वीडियो के माध्यम से भी आप उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और यदि कोई रिपोर्ट है, जांच है, इंक्वायरी है, या फिर जैसे कि OPD हो गया, आप जब स्लिप लेने जा रहे हैं, तो OPD के नाम पे, पर्ची के नाम पे जब आप लें, तो वो भी इसमें लड़के का नाम होगा, फिर लड़की का, फीमेल पर्सन का नाम होगा, तो वो भी आपके काम आ जाएगा। तो ये भी एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभियुक्त का आचरण। यदि अभियुक्त का आचरण कई महिलाओं से झूठे वादे से करने का इतिहास है, तो इसी धोखे का एक पैटर्न स्थापित हो जाता है। इस तरह से अपराधियों के अभियुक्त के खिलाफ पहले से ही शिकायत करता हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वह मेल पर्सन झूठे वादे करने का इतिहास कई महिलाओं के साथ इस तरीके से करता है, तो उसके साथ कुछ सख्ती कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ अभियुक्त के खिलाफ पहले से शिकायत कानूनी मामले हैं, तो उस प्रकार से और अधिक कार्रवाई हो जाएगी। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हाई कोर्ट की जजमेंट पर, जो कि BNS 69 से संबंधित है, जो हाई कोर्ट ने अपने मामले को बनाया है। जो कि पहला हमारा मैटर है मंदार दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शादी का झूठा वादा अपराध माने जाने वाले धोखा देने का इरादा से शुरू या फिर मौजूद होना चाहिए। अगर कोई रिश्ता अप्रत्याशित परिस्थितियों या आपसी असंगति जैसे कि वास्तविक कारणों से टूट जाता है, तो कानून के तहत इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। इस मैटर में कहा गया था कि मान लीजिए कि कोई फीमेल पर्सन है, ठीक है, वह अगर कोई रिश्ता अप्रत्याशित परिस्थितियाँ, अगर आपसी असंगति जैसी वास्तविक कारणों से टूट जाती है, तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी के फीमेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है कि उसका पैर कट गया मेल पर्सन का, या फिर कोई और कारण हो गया, फिर फीमेल पर्सन है उसका पैर कट गया, फिर कुछ अप्रत्याशित कोई ऐसी घटना हो गई जिससे कि रिलीजन का अलग होना, इस तरीके से, तो इसमें बलात्कार नहीं माना जाएगी। ये 2022 का मैटर है, जो कि दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य है। हालांकि अगर चूँकि BNS 69 आया है, तो ऐसी परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होती हैं, तो उसमें महिला को ज़्यादा पावर दिया गया है कि अगर किसी फीमेल पर्सन के साथ ऐसा होता है, तो सीधे उसको जेल होगी। शादी का झूठा वादा के नाम पे संबंध बनाना, नौकरी पेशा में है तो प्रमोशन के नाम पे, ठीक है, स्टॉकिंग हो गया, जैसे घूरना, ये सब चीज़ें ज़्यादा फीमेल पर्सन में आती हैं, ज़्यादा महिला को पावरफुल बनाती हैं। तो जैसे कि इस मामले के मैटर को बताया गया कि दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे तो बता दिया कि इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में BNS 69 आया है, तो इसे बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, और वह आरोपी को, जो मेल पर्सन है, उसको अपराधी माना जाएगा। इसके आधार पर, क्योंकि कोई भी जजमेंट हो, न्यायपालिका अपने जजमेंट को बदल सकती है। आपको ये जानना आवश्यक है, आपको जानना भी चाहिए कि कोई भी मैटर हो, अगर जिस तरीके से मैटर होगा उसको ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका अपने जजमेंट को बदल सकती है। तो ये हम एक प्रकार से आपको, जो कि IPC के तहत था, तो उसके तहत ये मैटर था, उसको आप बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मैटर है सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम UP राज्य 2019। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि झूठे वादे का यौन संबंध बनाने के लिए पीड़ित की सहमति संबंध होना चाहिए। बाद में पारिवारिक विरोध या वित्तीय मुद्दों जैसे शादी के कारणों संबंधी वास्तविक विफलता अधिक अपराध नहीं है। तो इस यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि अगर ये जो मैटर है ये IPC के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, यह BNS 69 से संबंधित नहीं है, यह IPC से संबंधित है, जो कि बलात्कार से धारा 375 और उसमें जो है धारा के तहत बताया जा रहा है, ठीक है, न कि BNS। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने वादे को हो या फिर अपने जजमेंट को बदल सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि BNS 69 के तहत फीमेल पर्सन को ज़्यादा पावर दिया गया है, तो
इस प्रकार से भ्रांति न फैलाएं कि जजमेंट के आधार पर अगर कोई फीमेल पर्सन जो है यौन संबंध बनाती है महिला किसी पुरुष के साथ, या पुरुष पर्सन जो है महिला के साथ बनाती है, तो उसमें जो है झूठा वादा करके इस तरीके से कृत्य किया जा रहा है, तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा, साथ ही उसको सज़ा भी मिलेगी, बशर्ते महिला को वहाँ पे एविडेंस के तहत इसको साबित करना होगा। तो अब आप बात करते हैं निष्कर्ष के इसके। तो शादी के झूठे वादे को साबित करना कानूनी रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शोषण को रोकने के लिए ज़रूरी है कि न्यायालय को मजबूत और स्पष्ट इरादे और वादे से और पीड़ित की सहमति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। बीएनएस 2023 में धारा 69 69 शुरुआत ऐसे मामलों को संभालने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करती है, लेकिन निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जांच महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो अभी इस मैटर को काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है, धारा को 69 को, क्योंकि इसमें जो है कुछ भ्रांतियाँ भी देखने को मिलती हैं कि इसमें जो है किसी मेल पर्सन को झूठा भी फंसाया जा सकता है, ऐसा काफ़ी मैटर चलाते हैं इससे। तो जहाँ तक है कि इस केस की बात करें ऐसे, तो किसी महिला के साथ अगर झूठे वादे के नाम पे शारीरिक शोषण होता है तो वो गलत है, ऑफेंस है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी निर्दोष को सज़ा ना मिले। इसलिए अगर कोई महिला अपील करती है, शिकायत करती है किसी मेल पर्सन के सामने या फिर मेल पर्सन के लिए कि इसने हमारे साथ इस तरीके से कृत्य किया है, तो वहाँ पर फीमेल पर्सन की जिम्मेदारी होगी वो सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ साबित करे कि उसने ऐसा किया है, और साथ ही मेल पर्सन का भी यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि उसने इस तरीके से कार्य नहीं किया है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कानूनी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।